कुछ दिन पहले आपने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी को तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ये यूपी ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी खबर बन चुकी थी। और मैं आपको बता दूं, हर गली मोहल्ले में उसकी चर्चा होने लगी थी। ऐसी ही एक सच्ची कहानी प्रयागराज से और निकलती है, जिसमें एक सेना का जवान जो होता है वायुसेना में तैनात होता है और कैसे वो देश की सेवा को छोड़कर अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है और देश सेवा छोड़कर अपने इंसाफ के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने लगता है। आज इंसाफ के लिए वह हर अधिकारी के दरबार जा रहा है, चक्कर काट रहा है। अगर यही चलता रहा तो हर सैनिक देश की सेवा छोड़कर अपनी पत्नियों की हिफाजत में लग जाएगा और तब देश को कौन देखेगा। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा, जनता कदम न्यूज देख रहे हैं आप। आज की जो सच्ची कहानी है वो जिला कौशाम्बी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बिबनियापुर। उस गांव में रहने वाला एक लड़का जो वायुसेना में जवान होता है, भारत की सेवा कर रहा होता है, भारत की सरहदों को संभाल रहा होता है, अच्छा पैसा भी कमा रहा होता है। उस बीच में 2005 में जो उसकी शादी लखनऊ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अनुपमा होता है उसके साथ में हो जाती है। दोनों की शादी हो जाती है। पति जो है वो सेना में रह के देश की सेवा कर रहा होता है, घर परिवार लगभग अच्छा चल रहा होता है। लड़की जो अनुपमा होती है वो परिवार के साथ ही रहती है, क्योंकि पति कहीं ना कहीं देश की सेवा के लिए बाहर रह रहा होता है। इसी बीच क्या होता है कि इन दोनों के जो आपसी संबंध होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कहीं ना कहीं हम कहें तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा होता है। और उसी बीच क्या होता है, अच्छा पैसा भी होता है परिवार में। तो परिवार के द्वारा एक जमीन खरीदी जाती है। उस प्लाट की जो कीमत होती है वो 1.25 करोड़ रुपए होती है। और पति के द्वारा जब इस जमीन को खरीदा जाता है तो बिना किसी भेदभाव के पत्नी के नाम ही करा दिया जाता है। पत्नी भी इधर कहीं ना कहीं जब पति बाहर होता है तो अपने भविष्य के लिए चिंतित होती है और वो भी तैयारी कर रही होती है। बीएड, टेट इत्यादि क्रॉस कर लिया होता है और वो एक शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रही होती है। और उसकी ये तैयारी भी जो है सफल हो जाती है, अर्थात वो 2010 में सहायक अध्यापक के पद पर चयनित हो जाती है। जब 2010 में पत्नी सहायक अध्यापक बन जाती है और पति देश की सेवा कर रहा है, तो जो पत्नी होती है अब उनके जो तालमेल होते हैं वो पति के साथ फिट नहीं बैठते हैं। शायद उसका मुख्य कारण होता है कि पति पूरा समय पत्नी को नहीं दे पा रहा है। उसी बीच क्या होता है कि जो अनुपमा पाठक होती है उसका परिवार से कलह होने लगता है, क्योंकि परिवार में वो संयुक्त परिवार में रहती है। पति तो देश की सेवा कर रहा है, तो कभी सास के साथ तो कभी ससुर के साथ जो है उनकी नोकझोंक होती रहती है। और ये नोकझोंक होते होते जो है 2-3 साल गुजर जाते हैं और साल आ जाती है 2013 में जो पत्नी होती है वो अपने परिवार वालों से अर्थात शरद पांडे के माता पिता से लड़ती झगड़ती है और वहां से अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। जब सहायक अध्यापक अनुपमा जो होती हैं प्रयागराज आती हैं और प्रयागराज में राजरूपपुर के अंतर्गत एक मोहल्ले में किराए का मकान लेके रहने लगती हैं, तो वहीं पर उनके स्कूली टाइम का एक मित्र होता है जो राजरूपपुर जो चौकी होती है उसका प्रभारी होता है, जिसका नाम होता है अजीत से उनके जो संपर्क हैं, आरोप तो ये है कि वो पहले से ही हैं, स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनके संबंध थे। तो जो अजीत होता है उनका इन मैडम के घर पे उठना बैठना होने लगता है। धीरे धीरे जो इनकी बात होती है वो मुलाकात में, और मुलाकात जो होती है बिस्तर तक पहुंच जाती है। अर्थात हम कहें तो अनुपमा जो होती हैं उनके शारीरिक संबंध जो है वो अजीत सिंह जो दरोगा होते हैं रूपपुर चौकी के, उनके साथ में होने लगते हैं।
और ये मामला धीरे धीरे इनके प्यार का जो होता है परवान चढ़ने लगता है और एक समय आता है 2015 का। इस बीच में क्या होता है कि जो इनकी पत्नी होती है अनुपमा, ये वो जमीन जो 1.25 करोड़ में पति ने इनके नाम से खरीदी थी, उस बेशकीमती जमीन को महज 25 लाख रुपए में बेच देती है। और उस 25 लाख रुपए का भी कोई हिसाब किताब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, और उस पैसे का क्या किया इसका भी कोई पता नहीं होता है। जब पति के द्वारा पूछा जाता है तो पता चलता है, पति ने ये आरोप भी लगाया है कि उस पैसे को अजीत कुमार जो दरोगा हैं उन्होंने बीबी को बहला फुसलाकर ले लिया, अर्थात हम कहें तो पैसे के लिए उनकी बीबी का इस्तेमाल कर लिया। जब इतना मामला शरद पांडे जो वायुसेना में बेचारा एक जवान होता है और वो देश की सेवा कर रहा होता है, उसके संज्ञान में आता है तो उसे अपने पत्नी के चरित्र पर शक होने लगता है। और शक होना भी लाजमी है, क्योंकि अब वो बात जो पहले अपने पति से शेयर किया करती थी वो बातें अब शेयर करना बंद कर दी हैं। अर्थात जो पति के साथ उनकी दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही थी। कहीं ना कहीं उन दोनों के बात में तालमेल नहीं बैठता था, वह तालमेल जो पहले बैठता था जब ये अध्यापक नहीं थी। पति जो होता है मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित होने लगता है और उसको ये नहीं समझ में आता है कि अब मैं देश की सरहद पे जाके इस देश की सेवा करूं या अपने घर की सुरक्षा करूं। कहीं ना कहीं उसे बहुत परेशानी होती है और वो जिस आंतरिक कलह से गुजर रहा होता है वो किसी के सामने शेयर नहीं कर पाता, और इन चीजों के चक्कर में वो जो होता है अपनी जॉब से इस्तीफा दे देता है, नौकरी छोड़ के घर बैठ जाता है, अपने बच्चों की सेवा में लग जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी जो होती है पूरी तरह से बच्चों की तरफ ध्यान देना बंद कर देती है। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और जैसे ये जमीन का विवाद उभरता है तो पति को अपनी पत्नी पर शक होता है चरित्र को लेके। उस बीच में वो क्या करते हैं, शरद पांडे अपनी बीबी जो अनुपमा पाठक होती है उसका मोबाइल लेते हैं और मोबाइल को पासवर्ड उन्हीं से खुलवाते हैं और इसके बाद में उसे चेक करते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी फाउंडेशन नहीं लगाया, कभी उन पे पाबंदी नहीं लगाई, और इसके बाद में उस शायद आजादी का नतीजा जो था आज उनके सामने था। इसके बाद में जब वो फोन चेक किया जाता है और जो चीजें उनके सामने आती हैं उससे शरद पांडे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि उनके फोन में गंदी गंदी चैट से लेकर अश्लील चैट जो भी होती है वो सारी उस दरोगा के साथ में उनकी बीबी की पड़ी हुई है। इसके साथ में उस दरोगा के साथ में ये जो फोटो आप देख रहे हैं तमाम फोटो हैं जो उनके फोन में पड़े हुए हैं। ये सब देखकर वो जवान बेचारा जो होता है, जो देश की सेवा तो कर सकता है लेकिन शायद अब अपने घर की सेवा नहीं करने की वजह से उसका घर टूट चुका होता है, वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुका होता है, टूट चुका होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। ये सब चल ही रहा होता है। उस समय क्या होता है, उनका जो पति होता है शरद पांडे, उसको शक होता है कि जब मुझसे मेरी बीबी की इतनी दूरियां हैं तो जो 2015-21 मई को उनकी बेटी का जन्म होता है वो कैसे। इसके बाद में जो शरद पांडे होते हैं वो उसका डीएनए टेस्ट कराते हैं और डीएनए टेस्ट में भी ये साफ हो जाता है कि जो बेटी है वो उनकी नहीं है। और उस बेटी की आप ये फोटो भी दरोगा जी के साथ में देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, वैसे तो अनुपमा के 2 बच्चे हैं लेकिन इन फोटो में सिर्फ आपको एक बच्ची नजर आएगी उनके साथ में, जो शायद दरोगा जी की ही है। ये सब चल रहा होता है। एक तरफ जवान देश की सेवा छोड़कर घर बैठ जाता है, मानसिक रूप से बहुत परेशान होता है, और उसी बीच में जब मीडिया में ये खबरें उछलती हैं तो जो शरद पांडे के पिताजी होते हैं जिनका नाम सूर्यवली होता है, उनकी सदमे में मौत हो जाती है, क्योंकि वो ये सब अपने घर में देख नहीं पाते हैं। एक तरफ वो इज्जतदार परिवार था जिसका एक बेटा सेना में जवान था, जो बहू है वो एक सहायक अध्यापक थी, अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, हंसी खुशी से परिवार चल रहा होता है, लेकिन आज जो समाज में इतनी बदनामी होती है उसको वो नहीं सहन कर पाते हैं और शरद पांडे के पिताजी जो होते हैं वो सदमे में
उनकी मौत हो जाती है। पिताजी के देहांत होने के बाद में शरद अब और भी बुरी तरह से टूट चुका होता है, क्योंकि एक तरफ पत्नी उसके हाथ से कहीं ना कहीं फिसल चुकी होती है और एक तरफ उस सदमे में उसके पिता ने भी अपनी जान गंवा दी होती है। शरद पांडे क्या करते हैं कि अपने इंसाफ के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काटने लगते हैं। एक सेना का जवान जो देश की सेवा कर रहा था, आज परिवार को बचाने के लिए अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहा है। आप देखिए ये तस्वीरें। शरद पांडे के द्वारा जो प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय को दिया जाता है, उनमें इन सारी घटनाओं का जिक्र किया जाता है। और मैं बता दूं आपको, जो अजीत कुमार जिसकी वजह से एक परिवार बर्बाद हो गया, वो अब इस समय थाना मझनपुर के टेवा चौकी पर तैनात है। जब ये सारी शिकायत एसएसपी महोदय के पास पहुंचती है तो एसएसपी महोदय के द्वारा तुरंत ही इस पे संज्ञान लिया जाता है और सीओ मझनपुर को इसकी जांच दे दी जाती है। तो सीओ के द्वारा जब जांच की जाती है तो उसमें पहली बार में जब उस दरोगा से पूछा जाता है इस केस के बारे में, तो दरोगा जी कहते हैं कि अनुपमा पाठक ने अपने आप को तलाकशुदा बताया था। पुलिस के द्वारा और अधिक जांच की जा रही है। जांच में क्या तथ्य सामने आएंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको इसमें दोषी कौन लगता है और दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि आपने कहानी को सुना, देखा, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और इस कहानी को सुना के हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। अगर समाज को देश के सैनिकों के प्रति सम्मान नहीं होगा तो हर सैनिक बॉर्डर की रक्षा छोड़ के अपने घर की रक्षा करने लगेगा।